ये कहानी है मोहन की, जो एक साधारण आदमी था, मगर उसकी शादी एक ऐसी स्त्री से हुई जिसने उसके जीवन को रहस्यमयी और भयानक बना दिया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो आपको डर की दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे मोहन की पत्नी, जो एक यक्षिणी थी, उसके जीवन में हर दिन एक नया रहस्य लेकर आती थी। तो सुनिए मोहन की जुबानी, उसकी रूह कपा देने वाली आप बीती। मैं मोहन हूं। मेरी जिंदगी आम आदमी की तरह चल रही थी। एक साधारण नौकरी, छोटे से घर में एक सादा जीवन। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मेरी शादी सिया से हुई। सिया वो खूबसूरत थी, इतनी कि उसे देखकर लगता था जैसे वो इंसान नहीं, स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। लेकिन शायद मैं गलत था। शादी के शुरुआती दिन सपनों जैसे थे। वो हर समय मेरे साथ रहती थी, मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो कुछ छिपा रही थी। पहली बार मुझे शक तब हुआ जब मैंने देखा कि वो रात में घर से गायब हो जाती थी। मैं कई बार पूछना चाहता था, मगर उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि मेरे सवाल गले में ही अटक जाते थे। एक दिन मैंने उसे चुपचाप फॉलो करने की ठानी। उस रात जब मैं सोने का नाटक कर रहा था, सिया चुपचाप कमरे से बाहर निकली। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो घर के पीछे वाले जंगल में जा रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। और फिर मैंने उसे देखा। वो वहां अकेली नहीं थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था और वो उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। जैसे ही मैंने करीब जाकर देखा, मेरी रूह कांप गई। वो आदमी धीरे धीरे उसकी आंखों में देखकर जमीन पर गिर गया। और फिर सिया ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ से एक अजीब सी चमक निकली और वो आदमी एक पल में राख बन गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप वापस घर लौट आया। उस रात मैं सो नहीं सका। मैंने समझ लिया था कि सिया कोई साधारण स्त्री नहीं है। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकला, लेकिन मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। सिया का चेहरा और पिछली रात का वो खौफनाक मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर वो कौन है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सच में मेरी पत्नी है या कुछ और। शाम को जब मैं घर लौटा तो सिया हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत कर रही थी। उसकी मुस्कान में वो ही जादू था जो मुझे हर बार खींच लेता था। लेकिन अब मैं उस जादू को समझने लगा था। मैंने उसे टटोलने के लिए बातचीत शुरू की। सिया, तुम रात को कहाँ जाती हो? मैंने सीधे सीधे सवाल किया। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें गलतफहमी हुई है मोहन, मैं कहीं नहीं जाती। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो मुझे और बेचैन कर रही थी। लेकिन मैं जानता था कि अब मुझे खुद ही सच का पता लगाना होगा। उस रात मैंने सिया की हर हरकत पर नजर रखी। जैसे ही वो सोने का बहाना करके कमरे से बाहर गई, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इस बार मैंने खुद को बेहतर तरीके से छिपा रखा था। जंगल के उसी हिस्से में जहां मैंने उसे पिछली रात देखा था, एक और आदमी खड़ा था। इस बार वो आदमी सिया के सामने झुका हुआ था, जैसे उसे किसी देवी की पूजा करनी हो। लेकिन इस बार मंजर और भी खौफनाक था। सिया ने अपने बाल खोल दिए। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराने लगे। फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलने लगी। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो जैसे अपने ही वश में नहीं था। अचानक वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। सिया ने उसके शरीर को छुआ और अगले ही पल वो आदमी राख में बदल गया। मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पैर एक टहनी पर पड़ा और आवाज हुई। सिया ने पलट कर देखा। उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। तुम यहां क्या कर रहे हो मोहन? उसकी आवाज अब नरम नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गूंज थी। तुम कौन हो सिया? तुम इंसान तो नहीं हो? मैंने डरते हुए पूछा। वो रुकी और फिर हंसने लगी। तुमने सच जानना चाहा तो सुनो, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक यक्षिणी हूं। मेरे पास इंसानों की आत्माओं को वश में करने और उन्हें खत्म करने की शक्ति है। और हां, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मुझे तुम्हारे घर में प्रवेश मिल सके। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। सिया ने आगे कहा, लेकिन तुम डरने की जरूरत नहीं है मोहन। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी जब तक तुम मुझ पर शक नहीं करोगे।
उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने सिया के सामने दिखाया कि मैंने उसकी बात मान ली है, लेकिन भीतर से मैं खौफ और बेचैनी में डूबा हुआ था। मैं समझ गया था कि सिया एक यक्षिणी है और मेरे साथ उसकी शादी सिर्फ एक छलावा थी। अगली सुबह सिया सामान्य दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, नाश्ता तैयार कर दूं? उसकी आवाज में वही पुरानी मिठास थी, लेकिन अब मुझे उसकी हर बात में एक खौफनाक साजिश की गूंज सुनाई देती थी। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर वे हर रात क्यों जंगल जाती है? उन पुरुषों को क्यों मारती है? और सबसे बड़ी बात, मेरा इसमें क्या रोल है? उस दिन ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगा। मैंने इंटरनेट पर यक्षिणियों के बारे में खोजबीन शुरू की। मैंने पढ़ा कि यक्षिणियां आत्माओं को वश में करती हैं और उनकी शक्तियां चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती हैं। यह भी लिखा था कि अगर कोई इंसान उनके राज को जान जाए तो वे उसे कभी जीवित नहीं छोड़ती। मेरी रूह कांप उठी। क्या मैं अगला शिकार बनने वाला था? उस रात सिया फिर से जंगल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार मैं पहले से तैयार था। मैंने अपने गुरुजी को फोन कर पूरी कहानी बताई। उन्होंने मुझे बताया, यक्षिणियां बहुत खतरनाक होती हैं, लेकिन उनका वध किया जा सकता है। तुम्हें उसके कमजोर बिंदु को समझना होगा। गुरुजी ने कहा, यक्षिणी से निपटने के लिए तुम्हें उसके प्रतिबिंब को उसके खिलाफ करना होगा। अगले पूर्णिमा की रात वह सबसे कमजोर होगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हें मौत के करीब ले जा सकती है। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब और नहीं डरूंगा। सिया के सामने मैं सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर मैं गुरुजी की बताई योजना पर काम कर रहा था। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। मैंने ध्यान दिया कि सिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वह मुझे और ज्यादा अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। आखिर वह रात आ गई। सिया ने मुझे खाने में कुछ दिया, लेकिन मैंने उसे खाने का नाटक किया। जैसे ही वह बाहर गई, मैंने गुरुजी की दी हुई राख और चाकू अपने पास रख ली। गुरुजी ने कहा था कि यक्षिणी का अंत तभी होगा जब उसका प्रतिबिंब उसकी असली शक्ति को खत्म करेगा। जंगल में मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह एक विशाल वृक्ष के पास पहुंची। वहां कई आत्माएं कैद थीं। मैं छिपकर यह सब देख रहा था, लेकिन तभी सिया ने मुझे देख लिया। तो तुमने मेरा पीछा किया मोहन? उसकी आवाज गूंजने लगी। अब तुम भी इन्हीं आत्माओं में शामिल हो जाओगे। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने गुरुजी की दी राख अपने ऊपर छिड़क ली। उसकी शक्ति मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, सिया, ये देखो। मैंने एक बड़ा शीशा निकाला और उसकी ओर घुमा दिया। उसका प्रतिबिंब देखते ही वह चिल्लाने लगी। उसकी शक्ति उसके ही खिलाफ जाने लगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया मोहिन। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन मैं जानता था कि यह उसका अंत था। धीरे धीरे उसकी आवाज कम होने लगी और वह हवा में गायब हो गई। सिया के जाने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी सामान्य हो रही है, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि सब कुछ इतना जल्दी कैसे शांत हो गया। मैं हर रात डर के साथ सोने की कोशिश करता। एक दिन गुरुजी ने मुझे फोन किया। उनका स्वर गंभीर था। मोहन, सिया खत्म जरूर हो गई है, लेकिन उसका असर तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह गया नहीं है। यक्षिणियां तब तक चैन नहीं लेती जब तक उनकी आत्मा का सही वध न हो। वह वापस आ सकती है। गुरुजी की बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं हर समय चौकन्ना रहने लगा। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे अचानक घर में अजीब सी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर चल रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो मुझे सिया की याद दिला रही थी। अगली सुबह मैंने गुरुजी को फोन किया। उन्होंने कहा, यह संकेत है कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। तुम्हें इस बार उसका सही अंत करना होगा। तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उसी का असर है। एक रात जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि लाइटें अपने आप जल बुझ रही थीं। दरवाजे की चटकनी खुद ब खुद खुल गई। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे ठंड का एक तेज झोंका महसूस हुआ। फिर मैंने देखा, सिया मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी खौफनाक था। उसकी आंखों में एक भयानक लाल चमक थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। तुमने मुझे मारने की कोशिश की मोहन, लेकिन मैं वापस आ गई हूं, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा।
मैंने डरते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो सिया? तुम्हारी आत्मा। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, उसने कहा। मैंने तुरंत गुरुजी को फोन किया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस बार उसकी आत्मा को स्थायी रूप से खत्म करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें एक विशेष मंत्र और एक विशेष अनुष्ठान की जरूरत होगी। मैं तुम्हें निर्देश दूंगा। गुरुजी ने मुझे बताया कि मुझे उस जंगल में वापस जाना होगा जहां सिया ने अपनी शक्ति प्राप्त की थी। वहीं उसका अंतिम अंत संभव था। मैंने तय कर लिया कि अब यह खेल खत्म करना होगा। अगली पूर्णिमा की रात मैं उस जंगल में गया। गुरुजी ने मुझे एक त्रिशूल और एक मंत्र दिया था जिसे पढ़ते हुए मुझे सिया का सामना करना था। जंगल में वही पेड़ था जहां सिया ने कई आत्माओं को कैद किया था। वहां पहुंचते ही मुझे लगा कि हवा भारी हो गई है और फिर सिया प्रकट हुई। तुम वापस आए हो मोहन, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे, उसने कहा। मैंने त्रिशूल उठाया और गुरुजी का दिया मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र का पहला शब्द कहा, सिया दर्द से चिल्लाने लगी। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन त्रिशूल की रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। यह तुम्हारा अंत है सिया, मैंने जोर से कहा और त्रिशूल को उसकी ओर फेंक दिया। त्रिशूल उसके शरीर से टकराया और वह तेज रोशनी में बदल गई। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में सिया का शरीर राख में बदल गया। वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। गुरुजी ने मुझे समझाया कि अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है और वह कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं जानता था कि उसकी यादें और उसके साथ बिताए पल हमेशा मेरे मन में रहेंगे। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन सिया की छवि और उसकी ताकतें कभी कभी मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।